नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। अंतरिम बजट से पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल को अस्थायी तौर पर मिली वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी। अमेरिका में सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को दी है 2 हफ्ते आराम की सलाह। भारत के असर से बदल रही है दुनिया की अर्थव्यवस्था। दावोस में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली पर नए सिरे से गौर करने की बताई जरूरत। जापानी प्रधानमंत्री की भारत, चीन और अमेरिका से WTO में नई जान फूंकने की अपील। IMF के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले 2 साल में तेज गति से बढ़ने की जताई उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का उल्लेख करने की प्रक्रिया खत्म करने के लिए नई व्यवस्था पर हो रहा है काम। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद 4 दिन के अंदर खुद ही लिस्ट हो जाएगा केस। उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों के सशक्तिकरण की थीम के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 4 साल पूरे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री समेत करीब 3000 प्रवासी भारतीय मेहमान आज कुंभ मेले में होंगे शामिल। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ अक्षय वट और हनुमान मंदिर का करेंगे दर्शन। और अंतरिम बजट से पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने पीयूष गोयल को अस्थायी तौर पर वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। ये दोनों मंत्रालय अरुण जेटली के पास थे। अरुण जेटली फिलहाल इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं और डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम 2 हफ्ते तक आराम की सलाह दी है। और अंतरिम बजट के ठीक पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे में नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे में 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम चल रहा है। साथ ही रेलवे अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति से होने वाली वैकेंसी और अन्य स्थानों के लिए मिलाकर कुल 4 लाख लोगों को नौकरी का अवसर देने जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे में 2,30,000 और वैकेंसी निकाली जाएगी। रेलवे में अभी 1,32,000 पद खाली हैं। 2 साल में 1 लाख लोग और रिटायर होने वाले हैं। लिहाजा पुरानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी और इस बार जो वैकेंसी रेलवे निकालने वाला है उसे मिला दें तो रेलवे 2 साल में करीब 4 लाख भर्तियां करेगा। रेलवे ने आर्थिक रूप से गरीब लोगों को 2 साल में 23,000 नौकरियां देने की बात कही है। 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। लगभग 2-2.5 महीने में पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। लोग नौकरी पे आना शुरू हो जाएंगे। और ये आज निर्णय लिया है कि बाकी भी जो वैकेंसीज हैं, लगभग जो वैकेंसीज हैं और जो अगले 2 वर्ष में रिटायरमेंट होंगे, उसके लिए एडवांस में प्लानिंग करके ये सिलसिला भी शुरू किया जाए। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के साथ ही केंद्र द्वारा चलाए जा रही सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों के इजाफे का फैसला किया गया है। इस निर्णय के तहत आगामी वक्त में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान समेत अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में करीब 3 लाख सीटों के इजाफे की बात कही जा रही है। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण लागू होने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों की सीटों में 25% का प्रस्तावित इजाफा होने जा रहा है। इसे 3 साल में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस साल संस्थानों में 10% सीटें बढ़ने का अनुमान है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक इजाफे की प्रक्रिया को पूरा करने का फैसला किया गया है। इसके तहत हर केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में करीब 25% सीटों के इजाफे का अनुमान लगाया गया है। सरकार के इस निर्णय के मुताबिक साल 2021 तक IIT में करीब 5100 नई सीटों के सृजन की बात कही जा रही है।
वहीं आईआईएम में भी करीब 800 सीटों का इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय संस्थाओं के साथ साथ सरकार ने राज्यों को भी शैक्षिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए पत्र लिखा है। कैलकुलेशन शुरू हो गया है और वो सरकार से चाहती हैं कि उस पर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा पर खर्चा बहुत कम हो रहा है। आपको मालूम है कि 66 में कोठारी साहब ने 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात की थी और अभी हम 3% से कम पैसा शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप सीट बढ़ाएंगे तो उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होंगे और वो सरकार को देखना होगा। अगर वो कर पाएंगे तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। कदम अच्छा है। हाँ, ये तो कदम तो ठीक है, आप इसको करें तो अच्छा है। पहले चरण में आगामी अकादमिक सत्र में सीटों की संख्या में 10% इजाफा करके आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। आरक्षण लागू होने से केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों पर पड़ने वाले आर्थिक भार का वहन केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए आईआईटी, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से संभावित खर्चों की जानकारी मांगी गई है। सरकार के नए फैसले के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब करीब 16,000 स्टूडेंट्स की सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा। वहीं विश्व भारती विश्वविद्यालय में 822 और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी 346 अतिरिक्त सीटों पर एडमिशन लिए जाएंगे। आरक्षण हो या आरक्षण ना हो, सीटों को बढ़ाने से लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ज़रूरत है कि हायर एजुकेशन में और ज़्यादा इनरोलमेंट को हम बढ़ाएं और उसमें एक पहला कदम ये होगा कि हम कुछ सीट को बढ़ाएं जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ खुली हुई हैं। यूनिवर्सिटी नई खोलने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जितनी आबादी हमारे हैं और जितने लेवल पर अभी स्कूल एजुकेशन से बच्चे पास आउट हो रहे हैं, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ भी खोलने की आवश्यकता है। तो ये दोनों आवश्यकताएं हैं और इसलिए इस हिसाब से एक कदम सही है। इन संस्थानों को 31 जनवरी तक जवाब मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपना है। राज्य सरकारों के अधीन आने वाले संस्थानों के बारे में पूछने पर अधिकारी ने कहा कि उन पर पड़ने वाला आर्थिक भार राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कई परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है। इसमें मेट्रो कॉरिडोर को दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक विस्तार किए जाने को मंजूरी मिल गई है। साथ ही कैबिनेट ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ जीएसटीएटी के गठन को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेट्रो कॉरिडोर को दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक विस्तार करने की मंजूरी दे दी है। विस्तारित लाइन की कुल लंबाई 9.41 किलोमीटर होगी। मंत्रिमंडल ने इसके लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 324.87 करोड़ रुपए के योगदान को भी मंजूरी दी। विस्तारित लाइन की कुल लागत 1,781.21 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कैबिनेट ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ जीएसटीएटी के गठन को भी मंजूरी दे दी है। अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। जीएसटीएटी की अध्यक्षता राष्ट्रपति करेंगे और इसमें एक तकनीकी सदस्य केंद्र और एक तकनीकी सदस्य राज्य की तरफ से शामिल होंगे। जीएसटीएटी की राष्ट्रीय पीठ के गठन पर एक मुश्त खर्च 92.5 लाख रुपए का होगा, जबकि आवर्ती व्यय सालाना 6.86 करोड़ रुपए होगा। नेशनल बेंच ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसको गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने अपनी कंफर्मेशन दिया है, संस्तुति दी है। आपको मालूम है कि जीएसटी में जो स्टेट के डिस्प्यूट्स होंगे उसके खिलाफ कहां अपील होगी? तो ट्राइब्यूनल में अपील होगी। कई बार स्टेट वर्सेस स्टेट में कोई डिस्प्यूट होंगे, उसकी अपील कहां होगी? तो सेंट्रल ट्राइब्यूनल में होगी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग हेतु भारत और कुवैत के बीच समझौते को भी मंजूरी दे दी है। कुवैत में 9 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं, तो इनकी सुरक्षा के विषय में, इनके वर्किंग कंडीशन के बारे में, दे नीड टू वर्क विद डिग्निटी, ये सवाल हमेशा उठते थे। इसी लाइट में चर्चा कई बार चली थी, तो आज ये एमओयू हुआ है, जिसके अंतर्गत
उनके नियुक्ति के बारे में, उनके सर्विस कंडीशंस के बारे में, उनके लीव के बारे में, ये सब कई बार कॉन्ट्रैक्ट करके भाग जाया करते थे लोग, तो उसमें सेफ्टी के बारे में तो कुवैत गवर्नमेंट हैज आल्सो एग्रीड। ये समझौता कुवैत में नियोजित महिला कामगारों सहित सभी भारतीय घरेलू कामगारों के लिए मजबूत सुरक्षा भी प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि भारत और चीन जैसे देश आज विश्व अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावित करने लगे हैं। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली पर नए सिरे से गौर करने से पहले इन चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मर्केल ने अमेरिका जैसे देशों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों को लेकर उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने सिर्फ अपने देशवासियों का ही ख्याल और देखभाल करने के नए विचार को लेकर भी संदेह जताया। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि दूसरों के भी अपने हित हैं और हमें दो टूक बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई तरह की चुनौतियां हैं और IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की काफी निराशाजनक तस्वीर पेश की है। मर्केल ने कहा कि आज वैश्विक वित्तीय प्रणाली काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और हमें चीजों को दुरुस्त करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की धीमी प्रक्रिया पर भी चिंता जताई। Wir haben aber auch erlebt, dass diese internationalen Organisationen letztendlich sich nur sehr schwerfällig reformieren. Wenn ich mal alleine daran denke, wie viele Jahre wir gebraucht haben, die Quotenreform beim IWF durchzuführen oder jetzt die Kapitalerhöhung bei der Weltbank. Letztlich waren diese Veränderungen dringend notwendig, weil längst Schwellenländer wie China, wie Indien sehr viel stärker natürlich unsere Weltwirtschaft beeinflussen. Und wenn ein bestehendes System viel zu langsam darauf reagiert, dann ist die Folge natürlich, dass sich andere mit neuen Institutionen dann auch bemerkbar machen. और दावोस में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दुनिया भर के नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में लोगों का विश्वास फिर से कायम करने के लिए कहा है। उन्होंने अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों से विश्व व्यापार संगठन में नई जान फूंकने का आग्रह किया। उन्होंने आशाओं से परिपूर्ण नई अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए अपने ही देश का उदाहरण दिया। आबे ने कहा कि जापान स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और उसे बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और आइए इस विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं चीफ इकोनॉमिस्ट PhD चैम्बर SP शर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। और जर्मन चांसलर के इस बयान को किस तरह से देखें कि वो ये कह रहे हैं कि भारत के असर से दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल रही है और हम देख रहे हैं कि IMF और संयुक्त राष्ट्र ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आने वाले 2 सालों में काफ़ी सकारात्मक तस्वीर पेश की है। जी बिल्कुल, भारत इस समय विश्व की सबसे तेज दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारा जो ग्रोथ रेट है, अभी जो रिसेंट IMF डेटा है उसके अनुसार सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किया गया है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये इस साल में 7.5% के ऊपर ग्रो करेगी और अगले साल 7.7% के दर पे ग्रो करेगी। तो इससे जाहिर है कि भारत का जो दुनिया में जो सिग्निफिकेंस है वो ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज हो रहा है और इसकी पार्टिसिपेशन जो है वर्ल्ड GDP में काफी अच्छी इंक्रीज हुई है। पहले भारत 1.7% होता था, तो अभी भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड GDP में वो 3.3% से उभर गया है। तो आने वाले टाइम में जैसे जिस तरीके से भारत के ऊपर ऑप्टिमिज्म है और इसका जो ग्रोथ कंट्रीब्यूशन है, कुल मिला के जो भारत की और चीन की अर्थव्यवस्था है करीबन ये 40% से भी ज्यादा वर्ल्ड ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन दोनों इकोनॉमीज का काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में रहता है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से भारत में रिफॉर्म्स हो रही हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूव किया है और बहुत सारी डोमेस्टिक लेवल पे रिफॉर्म्स हुई हैं, तो आगे जो प्रोजेक्शंस हैं वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं और भारत अपना जो स्थान है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत करेगा और इम्प्रूव करेगा। तो भारत एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था आंकी गई है पूरे विश्व की जो आर्थिक प्रणाली है। जी, बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका।
और आईएमएफ के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 और 2020 में तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी और इसकी गति चीन ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। संयुक्त राष्ट्र की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018-19 में 7.4% और अगले वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6% रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2019 में कहा गया कि वृद्धि को मजबूत निजी उपभोग, अधिक विस्तार वाले वित्तीय रुख और पिछले सुधारों के लाभ से मिल रहा है। इसमें यह कहा गया है कि मध्यम अवधि की वृद्धि दर के लिए निजी निवेश में सतत सुधार महत्वपूर्ण है। चीन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यहाँ 2018 में विकास दर 6.6% और 2019 में और अधिक गिरावट के साथ 6.3% रहने का अनुमान है। इसके लिए ट्रेड वार को भी जिम्मेदार बताया गया है। और देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस को मनाने का मकसद बालिका शिशुओं को नए मौके, लोगों में जागरूकता लाने, असमान व्यवहार को दूर करना, उचित सम्मान देना, सभी अधिकारों की सुरक्षा है। इसके अलावा बाल लिंगानुपात में सुधार, शिक्षा, पोषण जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। और इस साल राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण है। केंद्र सरकार लड़कियों के मामले को लेकर संवेदनशील रही है। सरकार ने इसके तहत 21 से 26 जनवरी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह का आयोजन किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस साप्ताहिक अभियान का शुभारंभ 21 जनवरी को करनाल, हरियाणा में किया था। योजना के तहत देश भर के 405 जिलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बेहतर कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण का नारा दिया गया। 7 दिवसीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम, आंगनबाड़ी और बालिका विकास पर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा डोर टू डोर अभियान, बीबीबीपी योजना की उपलब्धियों और लक्ष्यों की समीक्षा और हितधारकों के साथ चर्चा शामिल है। रैलियां, हस्ताक्षर अभियान, छात्रों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, पेंटिंग और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताओं, दूसरों के बीच वृक्षारोपण, बालिकाओं के माता पिता का सत्कार और जन्म प्रमाण पत्र का वितरण आदि गतिविधियां इसका हिस्सा हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। हरियाणा के ही शहर पानीपत में 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। कहने को तो ये एक सामाजिक सुधार की योजना थी, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का दुरुस्त होना जरूरी था और इसके लिए भी गांव में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक बनाया गया। इसके परिणाम भी अब देखने को मिले हैं। आज बालिका जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो क्षेत्र खेल का हो या राजनीति, घर हो या उद्योग, राष्ट्रमंडल खेलों के गोल्ड मेडल हो, सभी क्षेत्रों में लड़कियां समान रूप से भागीदारी ले रही हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आज दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री 5 राज्यों के प्रधान सचिवों, आयुक्तों को उनके समग्र समर्थन, मार्गदर्शन और योजना की निगरानी के लिए सम्मानित करेंगी। 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले 25 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्तों को 3 श्रेणियों के लिए किए गए बेहतरीन कामों के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समापन भाषण के साथ कल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन हो गया। राष्ट्रपति ने दुनिया भर से आए भारतीय मूल के 30,000 प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया। 3 दिन चले सम्मेलन में 5,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। समापन सत्र से पहले कल विभिन्न मुद्दों जैसे कि संकट की घड़ी में भारतीय सामाजिक संगठनों की भूमिका, कचरा प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय प्रवासियों की भूमिका पर चर्चा हुई। इसके साथ ही दोपहर बाद एक विशेष सत्र में भारत में साइबर सिक्योरिटी के विकास पर भी संवाद आयोजित किया गया। समापन समारोह में प्रवासी भारतीयों के योगदान की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सराहना की। The Indian diaspora is among the largest in the world and its history as rich as diverse as the diaspora itself. In the
hoary past, our ancestors traveled to Southeast Asia as merchants and as monks. Much later, many lived and prospered as traders and entrepreneurs along the ancient Silk Route. And more than a century ago, under the indenture system, we witnessed millions of our people crossing the 7 seas. The world has moved a long way since for our diaspora. You are commanding global heights today while embracing your cultural ethos and diversity. And while you do so, you must also preserve and strengthen your unity as a community. 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का ये कार्यक्रम अपने आप में अत्यंत अद्भुत रहा है। अनेक जो पैनल डिस्कशन हुए हैं उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुए हैं जिसमें आपके अनुभव का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश अपितु पूरा देश ले सकता है। वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन खत्म होने के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री समेत करीब 3000 अतिथि प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। ये लोग कुंभ मेले में शामिल होंगे। साथ ही संगम पर हनुमान मंदिर और कुंभ के नए नियंत्रण केंद्र एकीकृत कमान का दौरा करेंगे। प्रयागराज जाने को लेकर सभी उत्साहित हैं, साथ ही वहां की व्यवस्था को लेकर भी खुश हैं। प्रयागराज के बाद सभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने इन प्रवासी भारतीयों से खास बातचीत की। आप कहाँ से? हम यूके से हैं, इलांगे। हाँ। तो प्रयागराज का क्या महत्व है आपके लिए? कुंभ में क्यों जाना चाहते हैं? कुंभ 10 साल में एक बार होता है। हाँ। और उसके अंदर 3 नदियां एक साथ मिलती है, संगम। हाँ। तो बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। हाँ। और इस प्रवासी भारतीय दिवस के साथ साथ हो रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि इतने भीड़ में हम अकेले तो जाते नहीं। हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हमारा पूरा पाप निकल जाएगा एक बार डिप करने के बाद। तो हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि पाप पुण्य की बहुत परंपरा है। लोग डरते हैं कि पाप अगर हुआ हो गलती से भी तो पुण्य में बदल जाए। आप प्रयागराज जा रही हैं? बहुत इच्छा था मेरा बचपन से कुंभ मेला में जाने का, वो अब पूर्ण हुआ मेरा इच्छा। ओके। कुंभ के लिए कितना उत्साह है आपके मन में? बहुत उत्साह है। हाँ। पुण्य स्थान है ना, पुण्य स्थान में स्नान करने के लिए बहुत उत्साह है। जब ये वापस अपने अपने देशों में जाएंगे तो वहाँ भारत के बारे में एक नई छवि प्रस्तुत करेंगे, बदलते भारत के बारे में बताएंगे कि किस तरह भारत विकास के पथ पे तेजी से अग्रसर है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल के साथ वाराणसी से अखिलेश सुमन। और प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय याचिकाओं का उल्लेख करने की प्रक्रिया खत्म करने के लिए एक नई व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके तहत नया मामला दायर होने के 4 दिन के भीतर खुद ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो जाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि अगर 4 दिन तक किसी मामले में इंतजार नहीं किया जा सकता तो वकील मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार के समक्ष इसका उल्लेख कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें याचिका दायर करने के बाद 4 दिन के भीतर मामला स्वतः ही सुनवाई के लिए आ जाएगा। यदि मामला 4 दिन इंतजार नहीं कर सकता तो आप शीघ्र सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष अपने मामले का उल्लेख कर सकते हैं। तब हम याचिका पर गौर करेंगे। हम इस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश और हिमपात के पूर्वानुमान के मद्देनजर राज्य के 9 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। अनंतनाग, कुलगाम, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गादेरबल, कारगिल और लेह जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई। लोगों को जानमाल की क्षति से बचने के लिए बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। एहतियात के तौर पर आपदा मोचन बल, पुलिस और एम्बुलेंस के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। और वेनेजुएला में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी नेता खुआन गोइदो को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दे दी है। खुआन गोइदो इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कराकास में खुद को देश का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में निकोलस मादुरो ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। हाल में संपन्न हुए चुनाव में उन पर वोटों की गड़बड़ी करने के आरोप लगे थे। और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना करने वाले
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की आज पुण्यतिथि है। मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्मे डॉक्टर भाभा ने परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप की एक ऐसी मजबूत नींव तैयार की जिसकी बदौलत भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल है। भौतिक विज्ञान और गणित में उनकी रुचि शुरुआत से थी। ये डॉक्टर भाभा की काबिलियत थी जो उन्होंने वक्त से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और उसके उपयोग की संभावनाओं को परख लिया था। उन्होंने 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान शुरू किया। डॉक्टर होमी भाभा 1948 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। उन्हें 1954 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। 24 जनवरी 1966 को फ्रांस के मोंट ब्लैंक पर्वत पर एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। डॉक्टर भाभा अपने अंतिम समय तक देश के लिए विज्ञान की सेवा में लगे रहे। उनके सम्मान में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया। और आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित भीमसेन जोशी की भी पुण्यतिथि है। किराना घराने की परंपरा के संवाहक रहे पंडित जी ख्याल गायकी को एक अलग मुकाम पर उन्होंने पहुंचाया। राग भैरव और भीम पलासी में उनकी बंदिशें सुनकर दर्शक भाव विभोर हो जाते हैं। सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये आवाज सुनते ही हमारे सामने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस महान साधक की छवि सामने आती है जिसे हम पंडित भीमसेन जोशी के नाम से जानते हैं। किराना घराने के इस गायक का जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गड़ग में हुआ था। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले पंडित जी ने ग्वालियर के उस्ताद हाफिज अली खान से संगीत की बारीकियां सीखीं। 19 साल की उम्र में उन्होंने मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी। उन्होंने कलाकार के तौर पर मुंबई में रेडियो में काम किया। वो मियां की तोड़ी, भीम पलासी और दरबारी जैसे अनगिनत राग छेड़कर संगीत प्रेमियों का दिल जीत लेते थे। उन्हें ख्याल गायन के साथ साथ ठुमरी और भजन गायकी में भी महारत हासिल थी। हिंदी और कर्नाटक भाषा में पंडित जी ने कई भजन गाए। काया नहीं तेरी नहीं तेरी, काया नहीं तेरी। साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए 2008 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।